हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात में हो रही है कि फॉर्म में गलती हुई तो क्या होगा। बीटीसी 2015 में करिए वाला बेंच है तो उसका क्या होगा, किन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे। तो ये समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उन छात्रों का क्या होगा जिनके माइनर मिस्टेक है। मान लीजिए नाम किसी का मोहित है तो डबल ओ लगा दिया, MOOHIT, तो ये मानवीय भूल है। इस तरह की भूल में क्या होगा, टेक्निकल फॉल्ट है, किसी ने कोई 1 दिसंबर 2018 अब कोई व्यक्ति 1 दिसंबर 2018 को पात्र नहीं था और उसने फॉर्म भर दिया तो उसका क्या होगा। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए एक एक करके सभी समस्याओं का समाकलन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, यदि फॉर्म भरने में गलती हुई है तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात पता होना चाहिए कि जो फॉर्म भरने में गलती हुई है वो गलती किस प्रकार की हुई है। जानबूझकर गलती की गई है या गलती स्वतः ही हो गई है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर दो तरह की गलतियाँ हैं। जैसे एक गलती ये होती है कि आपके नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में मिस्टेक है, तो वो गलती सुधार ली जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। PNP सचिव इसके ऊपर बयान दे चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का भी बयान आ चुका है कि 40,000 फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहला आप इस बात का यहाँ संशोधन कर लें। दूसरी बात, यदि कोई विद्यार्थी पात्र नहीं है, यहाँ पात्र नहीं है तो इसका क्या अर्थ है, पात्र नहीं है जैसे कि 1 दिसंबर 2018 में कोई व्यक्ति है और 1 दिसंबर 2018 तक उसकी बीएड या बीटीसी कंप्लीट नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो वो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। ये जानबूझकर की गई गलती है। फॉर्म भरा गया है तो ऐसी अभ्यर्थियों को बाहर का मुंह देखना पड़ेगा क्योंकि वो पात्र ही नहीं हैं। तो चाहे वो न्यायालय जाएं, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं, पहले भी आप केस उठाकर देख सकते हैं। मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको अनेकों केस ऐसे दिखाए हैं जिसमें जिन छात्रों की टेट कंप्लीट नहीं था वो बाहर निकाल दिए। कुछ छात्रों ने क्या किया है कि सीटेट या टेट बाद में क्लियर करा है। 1 दिसंबर 2018 के बाद में अगर कोई विद्यार्थी पात्र होता है तो 1 दिसंबर 2018 के बाद यदि कोई भर्ती के लिए पात्रता पाई गई है तो वो पात्रता अपात्रता है, वो इनवैलिड है। क्योंकि आपको जियो में साफ साफ आप पढ़कर देख सकते हैं। जियो में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा भरी गई सारी सूचनाएं सही हैं और मैंने 1 दिसंबर 2018 तक मैं सभी जो पात्र की अनिवार्यता हैं उनको मैं पूर्ण करता हूं और मुझे दोबारा संशोधन का मौका ना दिया जाए। और यदि मैं कोई गलत सूचना पाई जाती है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की बात जब जियो में लिखी हुई है तो वहां पे आपने खुद ही उसके ऊपर साइन करा है। तो आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2018 के बाद फॉर्म भरने वाले जो छात्र हैं वो पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पात्रता 1 दिसंबर 2018 के बाद पाई है। अब बीटीसी 2015 का पेपर हुआ है, अभी जो रिजल्ट रुक गया था उसके ऊपर कुछ अड़चनें आई उन छात्रों को और उनका रिजल्ट आया बाद में। अब उनका रिजल्ट यदि बाद में आया है तो ये छात्र पात्र नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 2018 के बाद उन्होंने अपनी पात्रता को पाया है। अब किन किन छात्रों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो वो छात्र यहां पर रिजेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने 68,500 में उन्होंने भर्ती ले ली, वहां पे उनकी ज्वाइनिंग है, लेकिन किसी कारणवश उनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई तो वो बच्चे वहां से बिना NOC लिए, बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो उनके खिलाफ हो सकता है कानूनी प्रक्रिया भी की जाए। अच्छा, यहां पर दो चीजें हैं। 68,500 में कुछ छात्रों को अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, लेकिन वहां उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग उनकी वहां पर सुनिश्चित है कि वहां पर उनका नंबर आ जाएगा, कंफर्म है। तो उनसे मेरा आग्रह है कि वो छात्र जो पहले से ही कहीं ना कहीं नंबर लेकर बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि PNP कोई बाद में अड़चन लगाए और आपको ना आप 68,500 के रहें ना आप 69,000 के रहें, तो आपकी जो जॉब सुनिश्चित है आप उसी पर बने रहें। अब क्या है, कुछ एक भर्ती निकली थी पहले 12,460,
अब 12,460 में क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा लिए। अब डॉक्यूमेंट उनके डाइट संबंधित डाइट में वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ जमा हैं। अब जब वो अपने यहाँ संबंधित बेसिक शिक्षा कार्यालय में अपने कागजों को जमा करिए आए, तो अभी उनकी जॉब वहाँ सुनिश्चित नहीं है, तो वो छात्र सभी अपने कागजों को डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती अभी न्यायालय में अटकी हुई है। तो ऐसे छात्र जिनको लगता है कि हमारी जॉब सुनिश्चित है और हमारी जॉब यहाँ पर लग जाएगी, वो भी अपने कागज ना लेकर आएँ। ऐसा भी हो सकता है कि 12,460 का पे ग्रेड और एज फैक्टर के हिसाब से आपको वहां वरीयता दी जाएगी, तो एनओसी उन छात्रों को मिलती है जब किसी का पे ग्रेड बढ़ा हुआ हो या वो उसके लिए पूरी पात्रता रखते हों। तो उसका पूरा एक डाटा है, उसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एनओसी किस आधार पर वैध होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहां से आप एनओसी लेकर आएं, एनओसी देने वाला व्यक्ति जो प्राधिकारी होगा वो पहले आपको ये देखेगा कि आप जिस नौकरी में जा रहे हैं आपका वहां पे ग्रेड ऊंचा है, क्या आपकी नौकरी ऊंची है। अब मान लीजिए कोई एलटी ग्रेड का विद्यार्थी या एलटी ग्रेड का एप्लीकेंट इधर आता है 69,000 में, तो सीधी सी बात है एलटी ग्रेड का पे ग्रेड हाई होता है, तो उसको एनओसी क्यों दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फॉर्म इसमें से रिजेक्ट होने वाले हैं। अब एक समस्या ये आती है, यदि किसी का मोबाइल नंबर गलत है और मोबाइल नंबर दूसरा भर गया है, पहला वाला मोबाइल नंबर खो गया है, तो उसके फ़ोन पर ओटीपी कैसे आएगा या उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो पाएगी। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि ये मानवीय भूल हैं। आप दो तरह की भूल होती हैं। पहली भूल होती है मानवीय भूल। मानवीय भूलों में कौन कौन सी भूल आती हैं? मानवीय भूलों में वो भूल आती हैं कि ये एक तरह से ह्यूमन फॉल्ट है। तो ह्यूमन फॉल्ट का मतलब है आपने अपने नाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। आप पात्र तो हैं, लेकिन आपने अपने पिता के नाम में, स्वयं के नाम में, मोबाइल नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, रोल नंबर में अगर कोई इस तरह की मिस्टेक है, आप पात्र तो हैं पर भरने में गलती हो गई, तो फॉर्म भरने में गलती हो गई, तो ऐसी भूल मानवीय भूल होगी। मानवीय भूल का अर्थ यह है कि आपने कोई भी अपात्रता को किसी कानूनी कार्रवाई जिसके अवरुद्ध की जा सके ऐसा कार्य आपने नहीं किया है, तो यहां पर आप पात्र होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छात्रों का फोन आ रहा था कि सर मेरे 171 मार्क्स है मान लीजिए, और मेरा गलती से 711 भर गया। मान लीजिए यदि किसी के छात्र के नंबर 207 हैं और गलती से 227 भर दिया किसी साइबर कैफे वाले ने और 20 नंबर एक्स्ट्रा भर गए, तो क्या मैं पात्र हूं? तो ऐसे छात्रों को दोबारा से डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का भी ऑप्शन खुलता है, एक एफिडेविट भी लगाया जाता है काउंसलिंग में। यदि नोटरी नहीं खुलेगा तो पीएनपी आपसे सफेद कागज प्लेन पेपर पे आपसे मांग लेगा कि यहाँ पर आप लिख कर दीजिए कि आप अपने जॉब लगने के उपरांत भी, काउंसलिंग के दौरान भी आप इतने समय के अंदर अंदर आप अपना नोटरी का बनाकर दे देंगे एफिडेविट। तो प्लेन पेपर पे भी काम हो जाएगा ये, क्योंकि सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस तरह की समस्याएं आपको नहीं खड़ी की जाएंगी कि आप वो काम ना कर पाएं। और डाइट में सभी को आदेश दे दिया पीएनपी ने कि जो टेट के प्रमाण पत्र अंक पत्र हैं उनको वितरित किया जाए। तो कहीं ना कहीं पीएनपी ये इन बातों को समझ रही है कि इन छात्रों को किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो आप इस तरह से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो ये मानवीय भूल है, तो जो मानवीय भूल है उनको वो मान्य है और उनको सुधार लिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि तो फॉर्म किन के रिजेक्ट होंगे? फॉर्म उनके रिजेक्ट होंगे जो 1 दिसंबर 2018 को 1 दिसंबर 2018 को पात्र नहीं हैं या गलत सूचना दी गई है, और कहीं ना कहीं फॉर्म भरने में भी इस तरह की गलत सूचनाएं दी गई हैं जिससे गलत आरक्षण लिया गया है। गलत आरक्षण से यहां मेरा अभिप्राय यह है कि वो छात्र कहीं ना कहीं जनरल का था पर गलती से ओबीसी में भर दिया। अब वो वहां पर उसको आरक्षण मिल चुका, पहले फीस में उसने आरक्षण ले लिया, दोबारा भी वो अप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहीं लाभ के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ लाभ पाने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं। तो अब ये पीएनपी के विवेक पर छात्रों को वो कितनी सुविधाएं देना चाहे, पीएनपी सचिव ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि जल्दी जल्दी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मित्र भाई हैं, कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा मित्र जो सफल हुए हैं वो चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन कुछ शिक्षा मित्र हैं वो चाहते हैं कि उनको सही तरीके से
डील किया जाए उनके साथ और उनको नौकरी मिले, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और पीएनपी चाह रहा है भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी हो। यदि भर्ती प्रक्रिया जल्दी जल्दी करानी है तो संशोधन का कम चीजों पर संशोधन पीएनपी यदि दे तो वो जल्दी से चीजों को कवर कर लिया जाएगा। और यदि ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो पीएनपी ऐसा नहीं चाहेगा कि संशोधन के चक्कर में, ओटीपी और फोन नंबर बदलने के चक्कर में आपको कहीं ना कहीं भर्ती पर कोई अवरोध लगे। तो पीएनपी उन मानवीय भूलों पर ही केवल विचार करेगा, जानबूझकर की गई गलतियों पर कोई विचार नहीं होगा। मतलब मानवीय भूल से अर्थ है कि आपने नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में कोई मिस्टेक कर दी है भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने लाभ पाने के लिए गलत सूचना दी है 1 दिसंबर 2018 के बाद आप पात्र हुए हैं भर्ती के, तो आप मान्य नहीं हैं, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं सभी। फिर 68,500 में कुछ छात्र अभी बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि उनका रोल नंबर पहले ही वो कहीं ना कहीं नौकरी ले चुके हैं, वो इनसे बाहर जाएंगे और वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। और जब उनका नंबर आ गया है तो उनको शायद एनओसी भी पीएनपी सचिव ना दें। और यदि उन्हें पीएनपी सचिव ना दें तो ही जो नए छात्र हैं उनका भला होगा, क्योंकि वो बीटीसी वाले छात्र हैं सभी, उनका गुणांक बहुत हाई होता है। यदि वो बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीएड वाले कम मार्क्स वाले बच्चे का भी सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन छात्रों को यहाँ नौकरी नहीं लेना चाहिए। मेरा स्वयं का भी व्यक्तिगत आग्रह है कि वो इस कहीं ना कहीं जो नौकरी लेकर बैठे हैं वो नए छात्रों को जरूर मौका दें। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो धीरे धीरे जो चलेगी, उसमें कुछ बच्चे हमसे फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरिट कितने पर लगेगी, या अंक गुणांक कितने पर होगा, या ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। तो ओवरलैपिंग पर मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई थी, मैंने ये कहा था कि जनरल की सीट को ओबीसी वाला फिल कर लेगा। यहाँ ओवरलैपिंग का अर्थ अनरिजर्व्ड है। कुछ बच्चे हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग का मतलब, जनरल का मतलब अनरिजर्व्ड है और उस सीट को कोई भी ले सकता है। तो वहां पर मेरा भी यही अभिप्राय है, लेकिन जहां वहां पर जनरल से मेरा अर्थ एक और भी था साथ के साथ, जो कि छात्र समझ नहीं पाए। जनरल से मेरा अर्थ यह है कि जो हाई कास्ट के बच्चे हैं और गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये उनका अपराध नहीं है। क्योंकि यदि कोई बच्चा हाई कास्ट में पैदा हुआ है, वो 97 मार्क्स लेकर आया, लेकिन उसके वहां पर 115 नंबर हैं, तो 97 उधर नंबर लेकर आया, उसका गुणांक, एकेडमिक गुणांक कम है और वो 115 नंबर लेकर आया, तो कहीं ना कहीं भर्ती में पिछड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं जनरल की सीट को जनरल कास्ट से जोड़कर बता रहा था कि वहां पर जनरल वाले छात्र वो पिछड़ जाएंगे। जनरल कास्ट में बहुत सारी जाति हमारे यहाँ आती हैं और जातिगत आधार पर बहुत सारे जो हाई कास्ट के लोग हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वैसे जनरल का अर्थ अनरिजर्व होता है, ये हमको भी पता है। और अनरिजर्व में जो भी बच्चा मेरिटोरियल होगा, जिस बच्चे का भी मार्क्स ज़्यादा लेकर बैठा है, वो जनरल की सीटें लेगा। अब ओबीसी में जातिगत आधार पर ओबीसी ने अपनी 6 सीटें ली, एससी में जातिगत आधार पर एससी ने अपनी सीटें ली, लेकिन अनरिजर्व्ड में जो हाई कास्ट के गरीब परिवार के लोग हैं, छात्र हैं, जिनका एकेडमिक भी अच्छा नहीं है किसी ना किसी कारणवश, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेहनत करते थे, बाहर मजदूरी करते थे, पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाए। अब एक बच्चा एटा अलीगढ़ से या कहीं किसी विशेष क्षेत्र से जहां नकल चलती हो वहां से परीक्षा को पास करके लाया है, तो उसका गुणांक हमेशा हाई होगा। या कोई बीटीसी वाला बच्चा है तो बीएड वाला उसको कैसे बीट कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आगे भी आपको इस तरह की सूचनाओं को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। और फ्रेंड्स, कुछ छात्र मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर आप एससी हैं, आप एससी का फेवर ले रहे हैं, आप हाई कास्ट हैं, आप हाई कास्ट का फेवर ले रहे हैं, और आप ओबीसी हैं, आप ओबीसी का फेवर ले रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शिक्षा मित्रों का भी फेवर लेना चाहूँगा जो गुणी हैं। मैं गरीबों का भी फेवर लेना चाहूँगा जो गुणी व्यक्ति है, जो ज़्यादा नंबर लेकर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता उनकी भी है। जैसे कि एक लड़का है पटेल, वो 140 मार्क्स लेकर आया, उसके हाई स्कूल में 3rd डिवीजन है, तो 140 नंबर वो वहाँ लेकर आया। लेकिन अगर वो 140 से 120 नंबर लेकर आता तो कहीं ना कहीं मेरी सहानुभूति उस बच्चे के साथ भी होती कि हाई स्कूल में गरीब परिवार से था,
तो कोई भी बच्चा हो सकता है, पटेल है, सुसैन है, या कोई भी सरनेम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यदि कोई गरीब परिवार का बच्चा ज़्यादा नंबर कहीं ना कहीं अपनी एकेडमिक ज़्यादा नहीं ला पाया और किसी कारणवश वो यहाँ ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आया, तो वो भी बीच में लटका हुआ है, तो वो छात्र कृपया करके यहाँ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित ना करें जो पहले से ही सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। फ्रेंड्स, मैं दोबारा अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा जानकारी के लिए आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।